हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं पंकज शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये टॉपिक कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये टॉपिक एग्ज़ाम में मान के चलिए आप 3 से 5 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। तो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। बच्चों याद रखिएगा, ये हेडिंग हम लोगों ने 10 के पहले क्लास 10th के पहले 9th में 8th में 7th में भी स्टडी किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हमारा बना हुआ है मनुष्य में निषेचन। हमने हेडिंग मनुष्य में निषेचन क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है मानव जनन का चैप्टर, इस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। वैसे तो निषेचन की जो प्रक्रिया है ये समस्त जंतुओं में होती है, लेकिन हमें सभी जंतुओं में ना पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के बारे में पढ़ना है कि मनुष्यों में निषेचन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो चलिए ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं। याद रखिएगा, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाएंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है और ये प्रोसेस किस भाग में होती है। तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये जान लीजिएगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब एक नर युग्मक किसी मादा युग्मक के साथ, किसके साथ? मादा युग्मक। नर युग्मक किसे कहते हैं? स्पर्म को, यानी जो शुक्राणु होते हैं उसे हम नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, और जो अंडाणु होता है, अंडाणु, इसे हम फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों शब्द आपने भली बात सुने होंगे। तो जब शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों कोशिकाएं आपस में संलयित होती हैं, क्या होती हैं? संलयित होती हैं, याद रखिएगा, तो उसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। याद रखिएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होता है, घुलता मिलता आपस में क्रिया करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिलहाल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, निषेचन का जो प्रोसेस है, ये सभी जंतुओं में होता है, लेकिन इंसानों में कैसे होता है ये हमें इस वीडियो के माध्यम से समझना है। तो निषेचन आप जान गए किसे कहते हैं। फिलहाल याद रखिएगा, निषेचन 2 टाइप का होता है। ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें तो निषेचन 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है अंतः निषेचन, याद रखिएगा, अंतः निषेचन, और दूसरा होता है आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, याद रखिएगा, निषेचन कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है इन फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका एक्स फर्टिलाइजेशन। इन मीन्स अंदर और एक्स मीन्स बाहर। याद रखिएगा, ये है इन फर्टिलाइजेशन और ये है एक्स फर्टिलाइजेशन। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अंतः निषेचन किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के भीतर होती है, शरीर के अंदर होती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? अंतः शरीर के अंदर मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम इन फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतः निषेचन के नाम से जाते हैं। मनुष्य में जो निषेचन होता है वो इन फर्टिलाइजेशन होता है, अंतः निषेचन होता है, क्योंकि इस क्रिया में जो स्पर्म है और जो ओवम है, ये दोनों आपस में कहाँ क्रिया करते हैं? शरीर के अंदर वाले भाग में, फीमेल बॉडी के अंदर क्रिया करते हैं, इसलिए इसको अंतः निषेचन कहा जाता है। तो हमें जो इंसानों में पढ़ना है, अगर आपसे पूछा जाए
कि मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो हमारा जवाब बनेगा इन फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतः निषेचन पाया जाता है। फिलहाल दूसरा देखते हैं क्या है, तो दूसरा हमारा हेडिंग बनेगा बाह्य निषेचन यानी एक्स फर्टिलाइजेशन। सो वेरी सिंपल, ठीक इसी प्रकार से हम डेफिनेशन इसका भी देंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर संपन्न होती है तो इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बहुत इजी है, ये याद रखिएगा। और इस प्रकार का निषेचन खास तौर पे मेढक जैसे तमाम जीवों में पाया जाता है। अगर आप खास तौर पे देखें, जो लगभग देखा जाए जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, जैसे आपके उभयचर हो गए या इसके अलावा जो क्या नाम है उसका पीसीज हो गई, मछलियां हो गई, तो ऐसे जीवों में जो है एक्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। फिलहाल लेकिन हमें ये सब डिटेल नहीं पढ़ना है, हम लोगों को देखना ये है कि निषेचन एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, तो परिभाषा आपकी हो गई और दो टाइप के हो गए निषेचन। अब देखते हैं कि निषेचन का प्रोसेस होता कैसे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के अनुसार ही हमने बताया कि जब शुक्राणु और अंडाणु, निष्पम और ओवम, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम कहते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो ये मादा जनन तंत्र में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे, कई पार्ट में वीडियो बनेगा। चलिए, तो निषेचन का टॉपिक क्लियर किया जाए कि निषेचन कैसे संपन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे स्टार्ट में बनाया गया पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं वेजाइना। वेजाइना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जननांग है। ठीक है, आगे देखेंगे एक रास्ता बना हुआ है जिसे कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स कहते हैं इसे, ये एक रास्ता है जिसे ग्रीवा हिंदी में कहा जाता है। ठीक अंदर का ये एरिया जिसे हम यूटेरस कैविटी कहते हैं, यूटेरस कैविटी। देखिए, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे कैसे स्पर्म आगे जाते हैं, वो उनसे मिलते हैं, क्या प्रोसेस होता है। इस पूरे एरिया को कहते हैं हम लोग, ये खाली स्थान होता है, इसे कहते हैं यूटेरस कैविटी यानी कि गर्भाशय गुहा। ध्यान दीजिएगा, और ये जो आप देख रहे हैं इतनी मोटी दीवार, इस दीवार का नाम याद रखिएगा, ये मोटी सी दीवार है, इस दीवार का नाम है गर्भाशय की परत। ठीक है, यूटेरस मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, याद रखिएगा, यूटेरस मेम्ब्रेन। 3 परतों का बना होता है गर्भाशय की दीवार, याद रखिएगा। लेकिन हमें यहां पर ये सब नहीं पढ़ना है। फिलहाल तो आप क्या कहते हैं रहिएगा कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा और ये प्रोसेस कैसे संपन्न होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं तीनों परतों का नाम। पेरीमेट्रियम, इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली दीवार, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली दीवार को इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। याद रखिएगा, गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो मोटी सी होती है, 3 लेयर्ड की होती है। सबसे बाहर वाली जो होती है उसे हम पेरीमेट्रियम, उसके बाद दूसरी वाली जो लेयर होती है उसे हम मायोमेट्रियम, बीच वाली लेयर जो होती है, उसके बाद सबसे अंदर जो होती है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। फिलहाल ये सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इनकी भी तमाम परतें होती हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से नहीं, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा उसी दौरान बात करूं मैं, क्वाइटस के दौरान यानी स्खलन के दौरान, स्खलन मीन्स होता है स्पर्म का बाहर निकलना। ठीक है, वीर्य के साथ स्पर्म का बाहर निकलना मेल बॉडी से। तो जब स्पर्म क्वाइटस के दौरान, याद रखिएगा, क्वाइटस के दौरान, ठीक है, क्वाइटस के दौरान जब स्पर्म वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए
यूटेरस कैविटी में एंट्री लेते हैं, इसी रास्ते से गर्भाशय गुहा से होता हुआ ये इस पाइप में एंट्री लेते हैं। कौन एंट्री लेते हैं? स्पर्म। याद रखिएगा ये क्या है? स्पर्म है, ये शुक्राणु है। क्वाइटस के दौरान, याद रखिएगा स्खलन के दौरान, जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर वेजाइना सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस पाइप में एंट्री लेते हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप को कहते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ध्यान दीजिएगा, ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लोग फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि आप कह सकते हैं एक तौर पे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ये हिंदी में है। चलिए, तो ये स्पर्म जो है मिलियंस स्पर्म है, ढेर सारे स्पर्म हैं, ये सभी स्पर्म इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री लेते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, इसे कितने भाग होते हैं, कहाँ क्या होता है, फिलहाल के तौर पे याद रखिएगा। चलिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है स्थमक, स्थमस लिख सकते हैं। ये पतला सा जो पॉइंट होता है इस अंडवाहिनी का, ये पूरी आम देख रहे हैं, भुजा जैसी रचना देख रहे हैं आप, इसका जो शुरुआती भाग होता है इसे कहते हैं स्थमक। आगे चल करके मोटा हो जाता है, फिर लास्ट में एक जगह पे ये हल्का सा गड्ढा नुमा होता है और आगे चल करके फूल जाता है। तो जहां पर गड्ढा नुमा होता है इस भाग को कहते हैं स्थमक एम्पुलरी जंक्शन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, इस फैलोपियन ट्यूब का एक ऐसा भाग लास्ट में देखेंगे कि हल्का सा पतला हो जाता है, उस पतले भाग को कहते हैं स्थमक एम्पुलरी जंक्शन, और जो भाग फूल जाता है उसे कहते हैं एम्पुला। ठीक है, और ये भाग कहलाता है अंगुली जैसा निशा ऐसे बना होता है डिजाइन, इसे कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां से लेकर के यहां तक जो है आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है, और इस ट्यूब का सबसे लास्ट भाग ऐसे अंगुली जैसा होता है जिसे फिम्बरी कहते हैं, और अंदर जो एक होल होता है, ठीक है, इसी होल के थ्रू, याद रखिएगा, ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं इसे ओवरी कहते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय। इसी से जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं ये छोटे छोटे मॉडल। इन छोटे छोटे मॉडल्स को कहते हैं द्वितीयक अंड कोशिका यानी सेकेंडरी ओसाइट। एक टाइप से आप अंडाणु कह सकते हैं, लेकिन अभी अंडाणु है नहीं। ध्यान दीजिएगा, ओवरी यानी अंडाशय, ये अंडाशय रिलीज करता है क्या? सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंड कोशिका। ये अंडाणु का प्रारंभिक रूप होता है, याद रखिएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम लोग अब चल रहे हैं ये समझने कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। अभी तक हम लोगों ने लोकेशन जाना है, लोकेशन बताना जरूरी था क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि किस भाग में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम पहुंचे थे क्वाइटस के दौरान, यानी मेल बॉडी से स्पर्म बाहर निकल रहे हैं, और ये स्पर्म वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, ठीक है, ग्रीवा यानी गर्भ, और उसके बाद जो है ये यूटेरस कैविटी से होता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब में एंट्री लेता है। ढेर सारे स्पर्म होते हैं, मिलियन से स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म धीरे धीरे इसी रास्ते से आगे आ रहे होते हैं। और ठीक इसी दौरान जो ओवरी है यानी जो अंडाशय है, ये मासिक धर्म के 14वें दिन, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज जो होता है, 14वें दिन, याद रखिएगा 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो ओवरी होती है वो एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, निकाल देती है। सेकेंडरी oocyte यानी कि ये द्वितीयक अंड कोशिका है जो अंडाणु का प्रारंभिक रूप है। अब ये द्वितीयक अंड कोशिका यहां से निकाल दिया जाएगा, जिसे फिम्बरी के द्वारा ऐसे कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, और अंदर होल होता है उसी के अंदर ये ढकेल दिया जाता है। इस होल से होता हुआ ये द्वितीयक अंडकोश का जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा मॉडल, ये अंदर जाता है।
अंदर जाएगा कहाँ पर, एम्पुला वाले भाग में, यहाँ पर रहता है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा ये आगे खिसकेगा, कहाँ पहुंचेगा, इस वाले लोकेशन में जिसे मैंने लिखा है स्टमक एम्पुलरी जंक्शन। ये इधर से चल रहा है और इधर से ढेर सारे स्पर्म ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, हमें बताना क्या है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, कैसे होता है। इधर से स्पर्म आ रहे हैं और इधर से चल रहा है ये द्वितीयक अंडकोशिका सेकेंडरी ओसाइट। ये दोनों आपस में एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, स्टमक एम्पुलरी जंक्शन। ये लाइन याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो इसी वाले स्थान पर स्पर्म, ये स्पर्म जो आ रहे हैं, ठीक है, ये स्पर्म और इधर से जो ये पहुंचा है सेकेंडरी ओसाइट, ये दोनों आपस में मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं, स्टमक एम्पुलरी जंक्शन में। 90% चांस होता है इसी जगह पे मिलने का, बट कभी कभी ये प्रोसेस इस चौड़े वाले भाग जिसे मैंने एम्पुला लिखा है यहाँ पर भी होता है। अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शनल के तौर पे पूछा जा रहा है और आपके 4 ऑप्शन बने हुए और उस ऑप्शन में अगर स्टमक एम्पुलरी जंक्शन है, देन हम इसी को राइट आंसर के रूप में क्लिक करेंगे। अगर वो नहीं है, सिर्फ एम्पुला है, देन एम्पुला को राइट आंसर क्लिक किया जाएगा, टिक किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो आप जान गए कि निषेचन क्या है। शुक्राणु और अंडाणु कोशिका का आपस में मिलना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन कहाँ होता है, इस स्टमक एम्पुलरी जंक्शन वाले भाग में, यानी कि इसी भाग में, इसी क्षेत्र में निषेचन की प्रक्रिया होती है। स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम मैंने बनाया है। इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्म है और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वो है जो यहाँ पर आप छोटा सा देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये राउंडेड स्ट्रक्चर इतना बड़ा, ये आपका है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट माने होता है द्वितीयक अंडकोशिका। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, द्वितीयक अंडकोशिका। ठीक है, यहां पर पहुंचिए और ठीक इसी के चारों तरफ आपको डबल सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि जब यहां से इस ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट जाती है इस भाग में, तो उसी कोशिका के पीछे पीछे कुछ और सेल्स जाती हैं। ये बात आप जान जाएंगे जब आप आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ओसाइट बनता कैसे है। बहुत इजी होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। चलिए, तो सेकेंडरी ओसाइट कोशिका के पीछे पीछे कुछ और कोशिका उसको कवर देने के लिए जाती हैं, सुरक्षा देने के लिए जाती हैं और डबल सिक्योरिटी बना लेती हैं। याद रखिएगा, तो जो सबसे बाहर आप देख रहे हैं ये सिक्योरिटी इस भित्ति को, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट से इतना है और इसके चारों तरफ डबल सिक्योरिटी मेम्ब्रेन है, दोहरे भित्ति की एक सुरक्षात्मक आवरण होती है। इसमें से सबसे बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग कोरोना रेडिएटा। याद रखिएगा, ये सेकेंडरी ओसाइट के सबसे बाहरी तरफ पाई जाने वाली एक सुरक्षात्मक भित्ति होती है। ठीक उसके नीचे आप देखेंगे एक और लेयर होती है, इस वाली लेयर को इसे कहते हैं हम जोना पेलुसिडा। याद रखिएगा, द्वितीयक अंडकोशिका के चारों तरफ डबल सिक्योरिटी होती है। सबसे बाहर वाली सिक्योरिटी जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं और ठीक उसके नीचे वाली सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। याद रखिएगा, ये दोनों परतें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेकेंडरी ओसाइट द्वितीयक अंडकोशिका को सुरक्षा देती हैं। क्यों सुरक्षा देती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इधर से एक द्वितीयक अंडकोशिका निकल रही है, इधर से मिलियंस स्पर्म आ रहे हैं। सभी स्पर्म एक सिंगल अंडाणु को फर्टिलाइज नहीं करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक सिंगल अंडाणु को या सिंगल सेकेंडरी ओसाइट को। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, तो इधर से ढेर सारे स्पर्म उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सभी सक्सेस नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो सबसे पहले इसको टच करेगा और इसके अंदर एंट्री लेता है। कैसे होगा वो देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा,
कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा के बीच में एक गैप बनाया हुआ है, इस गैप को कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं है। तो कोरोना रेडिएटा ये सबसे बाहरी परत होती है, दूसरी वाली जोना पेलुसिडा होती है। ठीक इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसे हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, स्पर्म अटैक कर रहा है इस स्ट्रक्चर पर। ये पूरा स्ट्रक्चर जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी ओसाइट, जो कि इतना बड़ा है बीच में, याद रखिएगा। यहां पर जब स्पर्म इसके ऊपर अटैक करेगा तो स्पर्म का जो हेड होता है, ये सबसे बाहरी जो भित्ति होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये फट जाती है। ये सबसे बाहरी भित्ति जिसे कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फट जाती है। कब फटेगी? जब स्पर्म इस बाहरी भित्ति से टकराएगा तब। अच्छा, टकराने पर क्या होता है? इसके बाद जैसे भित्ति फटेगी, इसके बाद अगला नंबर आएगा इस स्ट्रक्चर का, जिसको कहते हैं हम लोग एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम याद रखिएगा, जैसे ही एक्रोसोम इस भित्ति से कोरोना रेडिएटा से टकराएगा, तुरंत ये एक्रोसोम फट जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, नष्ट होने लगेगा। और इसके फटने से इसके अंदर से दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं। याद रखिएगा, दोनों एंजाइम को मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था आपको। तो पहला एंजाइम क्या होगा? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज, ये एंजाइम सबसे पहला है जो निकलेगा, याद रखिएगा। और ये एंजाइम क्या करेगा? ये जो आप देख रहे हैं सबसे बाहरी भित्ति जिसे मैंने लिखा है कोरोना रेडिएटा, इसको एक तरफ से ये भेदेगा, एक तरफ से ये भेद देगा। कौन एंजाइम? हाइलुरोनिडेज। इसलिए इसको हम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ही कहते हैं। कौन सा एंजाइम? कोरोना भेदक एंजाइम। भेदक एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि कोरोना भित्ति को भेदता है। चलिए, तो इसी एक्रोसोम के द्वारा एक और एंजाइम निकलेगा, दूसरा एंजाइम जिसे कहेंगे हम एक्रोसिन। क्या कहेंगे? एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करता है? जो दूसरी लेयर होती है, जिसे मैंने यहां पर लिखा है, ये देखिएगा, दूसरी लेयर, ये वाली लेयर जिसमें लिखा है जोना पेलुसिडा, इस भित्ति को ये भेदेगा। ठीक है, दूसरी यानी डबल सिक्योरिटी थी, तो दोनों सिक्योरिटी एक तरफ से, सिर्फ एक साइड की दोनों सिक्योरिटी गल जाएंगी, हट जाएगी इन दोनों एंजाइम की वजह से। अच्छा, एक्रोसिन को हम जोना भेदक भी कहते हैं, जोना भेदक एंजाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जोना पेलुसिडा को भेद रहा है, उसको तोड़ रहा है, इसलिए इसको जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। चलिए, फिर क्या होगा? एक्रोसिन के निकलने के बाद अब क्या बचा हुआ है? इधर से बचा हुआ है ये केंद्रक, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस, और ठीक उसके पीछे पीछे यहां पर एक पाया जा रहा है प्राइमरी सेंट्रियोल। आपको बताया गया था कि दो तारक केंद्र होते हैं इसके नेक वाले भाग में, स्पर्म के नेक वाले भाग में। तो जो प्राथमिक तारक केंद्र होता है, प्राइमरी सेंट्रियोल जो होता है, ये और केंद्रक, ये दोनों खसक करके आगे चल करके सेकेंडरी ओसाइट के अंदर घुसने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोसोम के हटते ही न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, और इसके पीछे जो उपस्थित है ये छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे प्राइमरी सेंट्रियोल कहते हैं, प्राथमिक तारक केंद्र कहते हैं, ये दोनों खसक करके इस स्ट्रक्चर के अंदर घुसने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे उसके अंदर घुसने लगेंगे तो वहां पर एक प्रोसेस होता है। ध्यान दीजिएगा, उस प्रोसेस का नाम हम लोग देख लेते हैं। क्या नाम है? देख लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही इसका केंद्रक स्पर्म का और प्राथमिक तारक केंद्र सेंट्रियोल ये इधर से खिसक करके सेकेंडरी ओसाइट के अंदर घुसने लगेंगे, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है। इस सेकेंडरी ओसाइट का मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, क्या? मेटाफेज सेकेंड जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट होने पर क्या होगा?
सेकेंडरी ओसाइट ये जो है, ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंडरी ओसाइट है जिसे हम हिंदी में द्वितीयक अंडकोशिका कहेंगे, ये कोशिका दो भाग में डिवाइड हो जाती है। कितने भाग में? दो भाग में। एक बनता है ओवम, क्या बनता है? ओवम। दूसरा बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, याद रखिएगा। मैंने बताया जैसे ही स्पर्म का केंद्रक और प्राथमिक तारा केंद्र ये दोनों इधर से निकल करके इतने स्ट्रक्चर से द्वितीयक अंडकोशिका के अंदर घुसने लगेंगे, तुरंत द्वितीयक अंडकोशिका का मेटाफेज सेकंड कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेज सेकंड क्या होता है? ये गुणसूत्र के बंटवारे का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और गुणसूत्र के बंटवारे को कंप्लीट कौन कर रहा है? प्राथमिक सेंट्रियोल, ठीक है। ये कंप्लीट कराने के लिए इसके पीछे पीछे जा रहा था। तो द्वितीयक अंडकोशिका क्या होगी? दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक बनेगा ओवम, दूसरे बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी ये वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। बचता है कौन? ओवम। ओवम को हम ओवा भी कह सकते हैं, ओवा, या इसका और नाम है ओटिड, ठीक है। इसको हम ओवम, अंडाणु यानी कि ओवा, या फिर ओटिड के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या होगा? इस ओवम का जो केंद्रक है, इसका केंद्रक और स्पर्म का केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर शुक्राणु का केंद्रक इधर से, और इधर जो है सेकेंडरी ओसाइट जो कि बदल गया अब ओवम में, इसका केंद्रक यहाँ पर छोटा सा है। इसका केंद्रक और इसका केंद्रक ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी n होता है, ये भी n होता है, और बदल जाता है कितने में? 2n में, ठीक है, 2n में, याद रखिएगा। तो जब दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि निषेचन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। याद रखिएगा, ये प्रोसेस कहाँ होता है? मैंने बताया इस वाले भाग में, जिसे हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था? स्टमक एम्पुलरी जंक्शन, इसी वाले भाग में कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, निषेचन कंप्लीट होने के बाद एक नया सेल बनता है और उस सेल को कहते हैं हम जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट भी एक कोशिका ही होती है, बट 2n कोशिका होती है, अर्थात उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो निषेचन कैसे होता है आप जान गए, ठीक है, कुछ टफ नहीं है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो वो हल्का सा बैक जा करके, हल्का सा पीछे जा करके इसको फिर से एक बार देख लेंगे तो ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 और 12 दोनों में है ये टॉपिक, और दोनों में 3 से 5 नंबर ये चीज पूछा जाता है। डायग्रामेटिक है क्वेश्चन, जब भी पूछा जाएगा चित्र सहित आपको बना करके लिखना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, ओवम का केंद्रक भी n होता है और जो स्पर्म का केंद्रक है वो भी n होता है। दोनों मिलते हैं तो 2n बनता है, यानी दोनों मिलने के बाद एक नई कोशिका बनेगी। उस कोशिका को जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसमें 2n होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये निषेचन प्रक्रिया इस भाग में कंप्लीट होती है। कहां पर होती है? स्टमक एम्पुलरी जंक्शन में। निषेचन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा, 24 घंटे का। आपसे पूछा जा सकता है, तो 24 आवर्स का समय लगता है। लगभग 12 से 24 घंटे का समय लगता है। लास्ट ये 24 घंटे का लिखा जाता है कि 12 से 24 घंटे का समय लगता है इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो इस टॉपिक को फिर से रिवाइंड करें, शुरू से देखें, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 वीडियोस बनाए जाएंगे मादा जनन तंत्र के, बहुत बार पूछे गए हैं। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।